नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। क्वेश्चन आवर में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। हरिद्वार में सभी मदरसों की जांच की गई, जिसमें गड़बड़ी पाए जाने पर 23 मदरसों की धनराशि यानी फंडिंग को रोका गया है और 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद कर दी गई है। अब प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि किन किन प्रदेशों से बच्चों को मदरसे में लाया गया और कौन लेकर आया, साथ ही बच्चों का सत्यापन किस आधार पर किया गया, तमाम चीजों की जांच हो रही है। मदरसों की हो रही है, साथ ही जांच पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जांच करना गलत नहीं है, लेकिन टारगेट कर मदरसों की जांच की जा रही है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए, तमाम मदरसों की अब जांच हो रही है। हालांकि जब से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का नेतृत्व करना शुरू किया है, बागडोर संभाली है, तब से लगातार मदरसों पर यानी जो अवैध मदरसे हैं उन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इस बीच हरिद्वार में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद 23 मदरसों का फंडिंग रोका गया है। अब देखिए, इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है। धामी सरकार एक विशेष वर्ग को, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। आपको याद होगा, इससे पहले भी कई अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई थी। साथ ही अवैध जो मजार हैं उन पर भी ध्वस्तीकरण का एक्शन हुआ था। अब इसी को लेकर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में संचालित मदरसों की जांच तेजी से कर दी गई है। हरिद्वार में प्रशासन ने मदरसों में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई मदरसों में अनियमितताएं सामने आई हैं। शासन के निर्देश पर पीएम पोषण योजना से आच्छादित 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच के दौरान 23 मदरसे संदिग्ध पाए गए, जिनके मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि रोक दी गई है। साथ ही इन मदरसों की गहन जांच करने की संस्तुति भी की गई है। देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि हरिद्वार में एक मदरसों में बच्चों को अवैध तरीके से लाने के बाद उनको गलत शिक्षा दी जा रही थी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नौनिहालों के भविष्य को कभी भी खतरे में न आने दिया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए, उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। उसी का ये सुखद परिणाम सामने आता है कि प्रशासन की कार्यवाही में 23 मदरसों की धनराशि को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से उसका संचालन किया जा रहा था। खबर है कि जांच में कुछ मदरसों के हिसाब किताब और छात्र संख्या में गड़बड़ी सामने आई है। इसके अलावा जांच में सामने आया है कि कई मदरसों के बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि ये बच्चे कहां से आए हैं, उन्हें कौन लेकर आया है और उनके सत्यापन किस प्रकार से किए गए। इसके लिए डीएम मयूर दीक्षित ने कमेटी का गठन किया है, जो बारीकी से सभी संदिग्ध मदरसों की जांच करेगी। 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना के तहत जो वहां पे चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी, उनकी भी पूरी तरीके से उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि हमारे आने वाले ये भविष्य है, हमारे नौनिहाल, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ हमारी धामी सरकार नहीं होने देगी, क्योंकि ये हमारे नौनिहाल, हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो इन सब चीजों को लेकर लगातार धाकड़ से धाकड़ फैसले ले रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन मदरसों में छात्रों की संख्या को लेकर संदेह था। जांच होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई में वैसे मदरसे संचालित नहीं होने दिए जाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं की होगी।
इन मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम भी पढ़ना अनिवार्य होगा। बच्चों का समान शिक्षा अधिकार और समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है। जनपद हरिद्वार में 30 मदरसों के का प्रकरण सामने आया है कि जिन्होंने पीएम पोषण योजना का मिसयूज किया है। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के जिलाधिकारी के द्वारा ये जांच की जा रही है। मैं मदरसों के उन संचालकों से ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी को इख्तियार करना चाहिए और उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए जांच में। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश को एक आदर्श करप्शन मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, ताकि मदरसों और पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके राष्ट्रवाद से जुड़ें और राष्ट्रवादी सोच से वो ओतप्रोत हों। इस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुले मंच से भी बोल चुके हैं। सरकार का स्पष्ट फैसला है कि उत्तराखंड में नियमों के विपरीत चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में संचालित सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य मदरसों की भी चरणबद्ध तरीके से जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मदरसों की जांच ही क्यों, अन्य संस्थानों की भी जांच क्यों नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, मदरसों की जांच हो, स्कूलों की जांच हो, शैक्षणिक संस्थानों की जांच हो, उच्च शिक्षा के संस्थानों की जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहीं कोई अवैध काम चल रहा है, गलत काम चल रहा है, तो आप जांच करिए, लेकिन टारगेट करके केवल मदरसा आप जांच करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय तमाम प्राइवेट खुले हैं और उनके अंदर जो तमाम लोग आए हुए हैं बाहर के राज्यों के, क्या आप उनकी भी जांच करेंगे? देहरादून में गुंडई चल रही है, गैंग वॉर चल रहे हैं। जो तमाम उच्च संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ पर पढ़ने बाहर से विद्यार्थी आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से, देश के अलग अलग राज्यों से, वो जो कर रहे हैं, उनके जो कृत्य हैं, क्या उनकी जांच कर रहे हैं? मदरसों की जांच केवल क्योंकि टारगेट करना है, आपने ध्रुवीकरण करना है, इसलिए मदरसों की जांच हो रही है। मदरसों में कहां से लोग आए हैं? भैया, मदरसों में देश के किसी भी कोने से बच्चे आ सकते हैं। कोई गलत काम किसी भी जगह हो, वो मदरसे में हो, स्कूल में हो, शैक्षणिक संस्थान में हो, उच्च शिक्षा के संस्थान में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन केवल मदरसा 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 का रट लगा करके अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये टारगेटेड है और ध्रुवीकरण के लिए और केवल वोटों के फायदे के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहले प्रदेश में मदरसा बोर्ड भंग किया और यह आदेश जारी किया गया कि सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम ही पढ़ाना अनिवार्य होगा। और अब प्रदेश भर में संचालित मदरसों की जांच कराई जा रही है। जाहिर है कि इसे लेकर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अब उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो चला है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है तुष्टीकरण के लिए। 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले धामी सरकार अपनी सियासी जमीन को तैयार कर रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस से नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर पंकज पैन्यूली जी प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ हैं, लक्ष्मी बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का यानी चारों का बहुत बहुत स्वागत है HN न्यूज पर। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है धाकड़ धामी के धाकड़ फैसलों से उत्तराखंड की जनता को लाभ हो रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस को लगता है यूसीसी आता है तो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मदरसा बोर्ड भंग किया जाता है तो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, मजारों को हटाया जाता है तो एक जो है समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और अब अगर मदरसों में वेरिफिकेशन हो रहा है, गड़बड़ी पाई गई है, तब कांग्रेस को लग रहा है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इसलिए किया जा रहा है ये बातें जब हम विपक्ष के तौर पर कोई बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मदरसा जो है उनको एक मदरसा प्राधिकरण में रजिस्टर्ड करेंगे, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में,
और हम अल्पसंख्यक शिक्षा को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आप जो सामान्य स्कूल हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? सामान्य निजी स्कूल और सामान्य सरकारी स्कूल, हमें कह रहे हैं चुनी हुई सरकार को सभी विद्यालयों की बात करनी चाहिए। जो सरकारी स्कूल आप बार बार लगातार बंद कर रहे हैं, जिनके भवन गिरने कगार पर हैं, उन पर भी बात कर लीजिए। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में चल रही थी, वो जांच का क्या हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा, आपने अभी एक उल्लेख किया कि मजारों को जब अतिक्रमण में तोड़ते हैं तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये केवल मजारों को तोड़ते हैं, बाकी अतिक्रमण को छोड़ देते हैं, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिर्फ उतना ही काम करता है जिससे इन्हें अच्छी वोट मिल जाए, जिससे ये एक नैरेटिव बना सके। इसके अलावा न तो इनका अतिक्रमण से कोई लेना देना, न शिक्षा से कोई लेना देना, और न ही किसी और काम से कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक फ्रेम में काम कर रही है, जिस फ्रेम में उनको सुटेबल पड़ता है उस बात को बोल देता है, जो सुटेबल नहीं होता वो उसकी बात नहीं करते। अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा। महिला वंदन बिल अभी पास किया, मतलब ये लोकसभा में लाए, इन्होंने पूरी सड़कों पर उतर कर ही कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। इतना खुला झूठ बोला गया और महिला आरक्षण बिल के बारे में, जबकि वो 2023 में पास हो चुका है। तो अब आशीष उस जी, पर भी उस इन्होंने बिल में झूठ बोलने का, संशोधन के लिए जब वोटिंग हुई तो क्या कांग्रेस ने समर्थन किया? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। देखिए, आप लोगों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरी बात जरूर काटते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने मजारों पर झूठ बोला, जैसे शिक्षा के मामले में झूठ बोल रहे हैं, महिला आरक्षण पर भी झूठ बोला, तो भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का एक पुलिंदा है। वो एक झूठ का पूरा गुलदस्ता है, उसमें क्या बात करेंगे? बीजेपी से जो भी बात घोषणा निकल कर आती है वो झूठ का पुलिंदा ही निकलती है। यथार्थ पर बीजेपी है नहीं, राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी अगर ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, एजुकेशन का फेलियर है, और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, 1 जुलाई तक उसको रजिस्टर करना है। अब इन्हें मदरसे में पता नहीं कौन कौन लोग मिल रहे हैं, इन्होंने जांच शुरू कर दी, इन्होंने निरस्तीकरण शुरू कर दिया। भाई, जब 1 जुलाई को जो मदरसा अपने सारे नियमों का पालन करते हुए पूर्ण पाया जाएगा उसको आप अलाउ कर दीजिए, बाकी को उठा के बंद कर दीजिए। तो फेलियर तो आपका है, ये सरकार आपकी है, हमारा इसमें क्या रोल है? हमारा तो ये रोल है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। निजी स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट पब्लिशर की बुक लगाई जा रही है, हमारे लिए वो मुद्दा है। उस पर तो बीजेपी कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो उससे उनको वोट नहीं मिलती, उससे उनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है वो सॉल्व नहीं होता। प्राइवेट पब्लिशर की बुक एनसीईआरटी के होने के बावजूद भी लगाई जा रही है, और एनसीईआरटी की किताब पर जिल्द बदलकर दुगने रेट पर बेची जा रही है। तो ये तो बच्चों को लूटने वाले लोग हैं, इनका शिक्षा से या किसी और काम से क्या लेना देना? अतिक्रमणकारी खुद इनकी पार्टी में बैठे हैं, ये अतिक्रमण पर ये देखते हैं निशान लगा के कि किस धर्म का अतिक्रमण है। अगर वो मुस्लिम अतिक्रमण है तो इनको मजा आता है हटाने में, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो फिर ये लोग उसकी फाइल दाएं बाएं सरका के खत्म कर देते हैं। ये सरकार एक अच्छा न्याय और अच्छी व्यवस्था दे पाने में पूरी तरह विफल है। ठीक है, कमलेश रमन जी, सबसे पहले जो सवाल उठाया यहाँ पर आशीष जी ने, उन्होंने कहा कि आप लोग अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो अतिक्रमण है आप हटा रहे हैं, लेकिन कोई डेटा है क्या? चलिए, 600 से ज्यादा अवैध मजारों को उत्तराखंड में अभी तक ध्वस्त किया गया है, लेकिन मंदिरों पर कार्रवाई हुई है या अवैध मंदिरों पर या अवैध अन्य धार्मिक स्थलों पर, पूजा स्थलों पर, क्या उसका कोई डेटा आपकी सरकार के पास? साथ ही कमलेश जी वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है। बंगाल में वो करके दिखाया, तुष्टीकरण के नाम पर वोट मिले, पोलराइजेशन के नाम पर, तो वही उत्तराखंड में भी किया जा रहा है। कभी आप यूसीसी लाते हैं, कभी आप अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद का आप नाम देते हैं, उसके बाद अब जिस तरह से अवैध जो मदरसे हैं उन पर एक्शन। इन सभी जो सवाल उठाए हैं आशीष जी ने, उन पर कमलेश जी आपका जवाब। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है महिला बिल पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक फेक या फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बनाने का काम किया है। इन तमाम चीजों पर आप सबसे पहले उन्हें जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं जवाब दूंगी या मैं कुछ पूछूंगी तो आशीष जी को लगेगा कि रिया बात काट रही है। तो ठीक है, आप ही जवाब दीजिए। रिया जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो इनको गलत लग रहा है, लेकिन केरल में कांग्रेस जीती है, वहां पर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पर सारी मशीनरी बहुत अच्छी थी, वहां पर ईवीएम भी बहुत अच्छी थी, वहां पर तुष्टीकरण नहीं था, वहां पर ध्रुवीकरण नहीं था, क्योंकि वहां कांग्रेस आई है। और कांग्रेस तो बिल्कुल गंगा में नहाई हुई पवित्र है, पापों से मुक्त है कांग्रेस। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है
वहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या अन्य और जो लोगों की सरकार आती है दूसरे राजनीतिक दलों की, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अब ये देश की जनता के वोट का अपमान बार बार करते हैं कांग्रेस के लोग। जहां पर इनकी सरकार आती है तो बहुत अच्छा, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाला कांग्रेस का हाल हो चुका है। जहां सरकार इनकी आई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो फिर बेकार, बिल्कुल बेकार। ईवीएम भी बेकार है, चुनाव आयोग भी बेकार है। अब इन्होंने कहा कि हम जो है एक विशेष वर्ग के ऊपर टारगेट करते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या जो हमारे स्कूल हैं, इन्होंने एक स्कूलों के ऊपर बात करी कि कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। जो स्कूल हम बंद करते हैं, जो मानक के अनुसार नहीं चलते, वो चाहे हमारे स्कूल हो और या फिर मदरसे हो, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक उदाहरण देंगे आप? मानक, एक मिनट, अब आप चुप रहेंगे दो मिनट के लिए। कोई एक उदाहरण देंगे स्कूल का? हाँ, जो स्कूल बंद हुए हैं, जो चाहे पहाड़ों के बंद हुए, चाहे यहाँ उत्तराखंड देहरादून के बंद हुए, शहरी क्षेत्र के बंद हुए, जो मानक के अनुरूप नहीं चल रहे थे, जहां बच्चे नहीं आ रहे थे या जो जर्जर हालत में थे, उनके ऊपर भी कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब जब बात मदरसों की आती है, लेकिन तो कमलेश जी अगर बच्चे नहीं आ रहे, क्या वो सरकार का फेलियर नहीं है? अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, इमारतें जर्जर हैं, अगर लोग पलायन कर रहे हैं, क्या वो सरकार का फेलियर नहीं है? जो बिल्डिंगें खराब हैं, जर्जर हैं, उनके बदले अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंगों को बनाने का काम किया जा रहा है। तब तक वो बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और हम चाहते हैं कि हर स्कूल में बच्चों को शिक्षा बेहतर मिले, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलत शिक्षा ना मिले। अगर मदरसों के मानक पूरे नहीं है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, अगर उनकी डिटेल उनके पास नहीं है, वो बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, ये हिल हिल के कौन सी पढ़ाई होती है सैनी जी? जो हिल हिल के पढ़ाई होती है, कोई नीति बनाई है? पढ़ाई करते हैं? नहीं, मुझे बता दीजिए, आपने कई बच्चों के एडमिशन की कोई नीति? सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपका भाषण मैंने सुन लिया। क्या आपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों में कोई पॉलिसी बनाई है कि राज्य के बाहर का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता? नहीं, बिल्कुल कोई पॉलिसी है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप इसमें पटर पटर मत कीजिए। एक तो नहीं, पटर पटर नहीं कर रहा हूँ मैं, सवाल उठा रहा हूँ। पटर पटर मत कीजिए, आपकी समस्या है। कीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो हमारे स्कूल है, उत्तराखंड बोर्ड के जो स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसमें भी बाहर के बच्चे आते हैं, बिहार के भी आते हैं, पंजाब के भी, दिल्ली के भी, तमाम अन्य राज्यों के पढ़ने आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पहली दूसरी के जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो केजी क्लास के बच्चे, वो यहाँ बाहर के बच्चे। सरकार की क्या पॉलिसी है ये बता दीजिए एक बार। उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। नहीं, आप बता दीजिए ना, क्या कानून बनाया आपने? आप लिख दीजिए कि इस क्लास आपने। एक सेकंड कमलेश, आशीष जी, अगर सरकार को गड़बड़ी मिली है उन मदरसों में, आशीष जी अगर सरकार को गड़बड़ी मिली है उन मदरसों में, तो क्या सरकार को हक नहीं है जांच करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं हक है ना, ये केवल कांग्रेस को हक है आरोप लगाने का। आपने क्या नियम बनाए हैं इसके लिए बता देंगे? नहीं, नियमों की बात ही नहीं है आशीष जी, आशीष जी नियमों की बात नहीं है सर। आशीष जी, अगर गड़बड़ी पाई गई है तो क्या सरकार को जांच करने का हक नहीं है? हमारे जो बाहर से बच्चे स्कूलों में पढ़ने आते हैं, आप मुझे बताइएगा, उनकी क्या पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई है ये बता दीजिए। 5 साल के बच्चे 10 साल के बच्चों तक जो है मदरसों में पढ़ाई करते हैं, तो भाई वो तो सूची बननी चाहिए, वो तो दिखना चाहिए। अब मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो हमारे यहाँ मुस्लिम कॉलोनी में जो मदरसा है, अरे भाई अगर नियम है तो बता दीजिए। नहीं, ये ऐसा ना गाल बजाई के लिए नहीं आए आप। मैंने आपसे पूछा कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन करने के लिए आपने कितनी उम्र तक के बच्चों को अलाउ किया है, इसकी नियमावली कहाँ रखी है? कांग्रेस के ये प्रवक्ता मुझे जवाब नहीं देने दे रहे हैं, या तो इनको चुप कीजिए या इनको थोड़ा मेहनत सिखाइए। ये पढ़े लिखे हैं, समाज आशीष जी उन्हें पूरा कर लेने दीजिए। आपसे सीधा सवाल पूछा है, अरे अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है डिबेट करने केवल का। आरोप लगाएंगे और आरोप अब आपको नहीं मालूम है, आप आप तैयारी करके नहीं आए आप। नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए। क्या आप चाहते हैं मदरसों के अंदर, क्या आप चाहते हैं मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा हो जाए? यह है कांग्रेस की सोच। क्या नियम बनाया आपने? आप नियम बताइए ना। आप चाहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा हो? शिक्षा प्राधिकरण ने क्या नियम बनाया? जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ ना जांच किसी नियम पे होनी चाहिए कि नहीं? मदरसों की जांच होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। होनी चाहिए ना? नहीं, तो गलत को गलत नहीं होनी चाहिए। सही को सही कहिए। जब तक आप कोई नियमावली नहीं बनाएंगे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर भी कोई टारगेट नहीं किया है।
पहली बात तो रिया, जब हमने तक कोई टारगेट नियमावली नहीं किया नहीं है। बनेगी तब तक हम कोई यहाँ पर फाटक जो नहीं थी हमारे जांच करने स्कूल का। हैं, हम उनकी भी समय समय पर जांच करते हैं, उनके भी मानक देखते हैं। और जो मदरसे देखने में आ रहा है, सुनने में आता है बार बार, देखिए बच्चों का भविष्य है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उत्तराखंड की जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम उन मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हुआ? आपने 70 साल तक उनको अनपढ़ रखा, अपना वोटर बनाकर, ये पेट में दर्द है वाह, आपके? वाह, वाह, आज मजा आ भारतीय गया, जनता मजा। पार्टी उनको पढ़ा रही है, शिक्षित एक कर रही सेकंड है, तो कमलेश आपको जी, लगता है कमलेश हमारा जी। वोटर किस लग रहा है? एक सेकंड कमलेश, हमारा वोटर किस लग आशीष रहा है? जी, ये है जब आपको दिक्कत कांग्रेस सबसे ऐसे बड़ी। मुद्दे उठाती है, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, तब उसे धर्म के चश्मे से कांग्रेस देखती है। मदरसों पर एक्शन हो रहा है, अगर शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि वहां पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहां से अचानक से संख्या बढ़ गई, फंडिंग कहां से आ रही है, अगर इसकी जांच हो रही है तो कांग्रेस हर चीज को नहीं, धर्म तो के चश्मे नहीं, से मैं- क्यों देखती मैं है? इसीलिए तो छोटे पूछ सवाल रहा मेरा हूं। ये है, ऐसे तो आपका जनता जो सवाल है, आशीष जी, ऐसे तो नहीं, जनता आपका यही जो सवाल समझेगी है, ना कि मुझे कांग्रेस जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती मैंने है। इनसे एक सवाल पूछा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में स्कूलों में बाहर से आने वाले बच्चों के लिए या सामान्य शिक्षा में क्या नियमावली बनाई गई है, ये बता दीजिए एक बार। कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं, मेरे इसलिए पेट है में कि वो दर्द बच्चे नहीं है, पेट में एजुकेटेड दर्द नहीं होने आपके हो रहा चाहिए, है। वो पढ़े मेरा लिखे सीधा नहीं सा होने सवाल है, चाहिए। आपके पास क्योंकि जवाब है अपनी नहीं। तरह उनको जब अनपढ़ आपके रखने पास की जवाब कोशिश नहीं है करते तो हैं। आप यहाँ अब वो आते पढ़ा क्यों लिखा हैं? समाज है सैनी जी, आप मत आपके आया भाषा कीजिए में ना नहीं आने फिर वाला। डिबेट में, पढ़ा आप लिखा स्टडी समाज करके आया है, कीजिए पहले। माइनॉरिटी अब पढ़ा ऐसे लिखा मत समाज आया हो गया, कीजिए अपने कि बच्चों को जो स्कूल मन में आया पढ़ाता वो है। बोल दिया। मदरसों बहुत में सीधा केवल सवाल वो पूछा भेजते हैं है माँ बाप। कि बाहर के बच्चों को उत्तराखंड पढ़ने के लिए क्या नियमावली बनाई गई है, वो नियमावली में कितने अगर वर्ष तक किसी के को बच्चे अपने अलाउ हॉस्टल में हैं? रहना है, आपसे अगर एक किसी को सवाल पूछा हॉस्टल है, में जवाब रहना है, आपसे बनते नहीं नियमावली बन तो रहा है। आपकी सरकार ने भी बनाई होगी ना। आपकी नहीं। सरकार ने बनाई, आपने कभी जांच करी इस चीज की? नहीं करी होगी ना। ये ऐसी अब भारतीय कोई जनता नियमावली पार्टी कर नहीं रही है। है, तो आपको ऐसे परेशान कोई होने की कोई बंदिश नहीं आवश्यकता है। नहीं है। ऐसी आपको कोई परेशान नियम होने की नहीं कोई है। आवश्यकता नहीं है। ये आप हमारे अपने जो मन से कर हॉस्टल रही चलते हैं, हैं, इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हॉस्टलों हूँ। के जो मानक है, ऐसी अगर कोई वो मानक नियमावली पे है ही खरे नहीं नहीं। उतरते हैं तो उन कितने हॉस्टलों को भी वर्ष तक बंद के किया बच्चे जाता है। दूसरे राज्य ये में है पढ़ सकते हैं, सरकार इसके की लिए नीति, कोई नियम ये नहीं है है। नियम सरकार बोर्डिंग के, स्कूल लेकिन में पढ़ कांग्रेस सकते के हैं, पेट में वहाँ हमेशा इसके लिए दर्द कोई होता है। नियम नहीं है। आपने रिया अपने जी, मन से बना ली रिया बात, जी, इसलिए गलत आप बनाई है। इनको सैनी जी को या तो रोकिए, मेरी पूरी बात इन्होंने आने नहीं दी, बीच में इंटरप्ट अरे करने आपके का पास काम बात किया। है ही नहीं तो आप और करेंगे यही क्या? बात है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो लोग अशिक्षित रहे, नहीं, अनपढ़ आपको रहे, लगता है ताकि कि आप इनका कुछ भी वोटर बना पढ़ते रहे, हैं, इनके लोग मान पिछड़ा लेंगे। बना रहे। आशीष जी, आज अगर आशीष जी, मुसलमान कांग्रेस से छिटक रहा है तो इसीलिए क्योंकि बरसों अरे तक तो इन्होंने उनको हमारे अनपढ़ छिटक रहा रखने है का तो काम आपके किया। पास आ रहा है ना, आज तो वो आप शिक्षित नहीं हो कर रहा रहे है, हैं काम फिर। आज वो आप तो शिक्षित हो रहा है स्कूलों में सैनी जी, भवन बना रहे हैं। आज वो पढ़ रहा आपने है, क्यों सीख रहा है। NCERT ठीक की है, किताबों आशीष को जी दुगने प्लीज, रेट पर बेचा? कमलेश जी रुक जाइए, और भी NCERT पैनलिस्ट हैं मेरे किताबों साथ, को उन पे दुगने भी रेट एक पर बार मैं क्यों चले बेचा जाऊं, है उनसे आप? भी जवाब ले लूं छोटा छोटा, फिर उसके बाद लौटूंगी। लक्ष्मी बिष्ट जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। लक्ष्मी जी, जिस तरह से कांग्रेस जो है हर चीज को धर्म के चश्मे से देखती है, विपक्ष का काम है सरकार की जो खामियां हैं उन्हें उजागर करना, इसलिए ही एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर चीज को धर्म के चश्मे से जोड़ना, धर्म के चश्मे से देखना, ये कितना जायज? यूसीसी आता है तो एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लैंड जिहाद की बात आती है, बदलती हुई डेमोग्राफी की बात आती है तो एक विशेष धर्म को टारगेट करना, वेरिफिकेशन ड्राइव चलती है तो एक विशेष धर्म के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस हर चीज में धर्म क्यों ले आती है? ये कितना जायज? और लोकतंत्र के लिहाज से, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिहाज से, सरकार की खामियां देखने के लिहाज से आपको लगता है विपक्ष जो है मजबूती से काम कर रहा है? नहीं रिया, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मदरसे की बात मैं करूं और अगर एक सरकार उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, समान एजुकेशन देने की बात कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उनका भी उद्धार हो रहा है, उन बच्चों का भी उद्धार हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है, सैनी जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा प्लीज, और उसके बाद माँ वैष्णो देवी में 70 बच्चे अगर मुस्लिम थे तो उनको नहीं पढ़ने के लिए वो कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो क्या ये कांग्रेस सही कर रही है? अरे भाई, सरकार उनके उत्थान के लिए अगर यूसीसी लाइए, अगर 3 तलाक का बिल लाइए, तो उनके आप उनकी महिलाओं को जाके देखिए ना, उनमें कितनी खुशी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि तुम सरकार के पीछे बढ़, अरे सरकार समान नागरिकता के लिए समान अधिकार लाना चाह रही है, तो हर चीज में विरोध मेरे समझ नहीं आया कांग्रेस का क्या है। अब लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, तो रिया, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मेरे साथ एक बार बहुत सीनियर पैनलिस्ट पत्रकार बैठे थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी डिबेट में कि लव जिहाद की डेफिनेशन बताइए। तो मैंने उस टाइम यही बोला था कि आप जिस दिन आपके घर में आपकी बहू बेटी के साथ ये कांड होगा, आपको डेफिनेशन तब पता चलेगी लव जिहाद की क्या होती है। आप मैं पहाड़ों की बात करूं,
सैनी जी मैं बता रही हूँ, मैं पहाड़ों की बात कर चंपावत रही में हूँ। कुछ नहीं हुआ, सनी कुछ जी नहीं आप हुआ, सुनते ही चंपावत नहीं। में साफ हो गया वहां पर, साफ रिया, हो गया। रिया, या तो आशीष जी, आशीष जी, देखिए आशीष जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी होगा, सर। ऐसे डिबेट रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ सर आप आपसे। भाजपा कांग्रेस पे बोलने दीजिए। रिया ये नहीं मैं तो ये डिबेट नहीं छोड़ हो के जा रहा पाएगी। हूँ, क्योंकि आप पूरे नैरेटिव बनाकर बैठे। जय हिंद। नहीं नैरेटिव नहीं होती है बिल्कुल जाइए। मैं जा सैनी रहा जी, हूँ, ये बात मुझे- समझिए, मैं- क्यों आप मैं हर चीज इस पर बहस आप करता ये ही नहीं बताइए, हूँ, sorry। एक भी हिंदू की बात क्यों नहीं आप उठाते हो, क्यों नहीं बात करते हो? हैं, हम मानते हैं कि पहाड़ों में स्कूल बंद हो रहे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन आप हर चीज ये हिंदू मुस्लिम सारे सबूतों के साथ आप देख रहे हैं क्या? आप हम दिखाई नहीं दे रहा कि मदरसों में क्या हो रहा है? वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, क्या हो रहा है वहां पे? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, तो वो बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं पता, वो बॉम्ब बनाने की बात कर रहे हैं। किसी से छुपा तो है ही नहीं रिया, कोई सोशल मीडिया का जमाना है, आप उठा के देख लीजिए ना। लेकिन अगर सरकार उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही है तो विरोध करना जरूरी हो जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए सरकार के लिए हिंदू भी उतना ही है, मुस्लिम भी उतना ही है, और धर्म भी उतना ही है। अगर सरकार कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है तो उनका प्लीज साथ देना जरूरी हो जाता है। अब अभी रमन जी ने बोला कि वो ऐसे करके हिल के पढ़ रही, वाकई में मैं क्योंकि सुबह से 3-4 घंटे से मैं डिबेट में ही बैठी हूँ और चैनलों में भी जी। तो मेरे सर में दर्द हो गया, वो बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करके भी, तो वो ऐसे करके बैठ रहे हैं, तो मतलब क्या है? अरे सही चीज बताओ, किस जमाने की बात कर रहे हो आप? तो ऐसा हर चीज ये मतलब उसको घेरना ठीक है सरकार को, जो फैसले राज्य के हित में है, जनता के हित में है, उन फैसलों का विपक्ष को भी एक तरह से समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर पंकज पैन्यूली जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सरकारें कर रही हैं, देखिए तो क्या दिक्कत क्या है? डॉक्टर पंकज पैन्यूली जी, देखिए यूकेडी क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में जब भी देखा जाए यूकेडी हमेशा जल जंगल जमीन मूलभूत जो मुद्दे हैं उनकी बात करती है। सर आपको नहीं लगता कि बदलती हुई डेमोग्राफी उत्तराखंड में एक मुद्दा है जो चिंता का विषय है इस वक्त? देखिए रिया, हम तो पहले से ही बोलते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी जो बदल रही है वो इस प्रदेश के लिए खतरनाक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमने जब भाजपा से 1950 का जो हमारा मूल निवास होना चाहिए था, जब एक हरियाणा मूल का यहाँ पे सीएम बने, उनके पहला ही काम ये था कि 1950 को खत्म करो। कौन सी पार्टी ये बोल रही है कि आज डेमोग्राफी यहाँ की चेंज हो रही है? भाजपा सबसे पहले दोषी है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि जो ये मदरसे की बात ये कर रहे हैं, तो रिया एक फेमस शायर का शेर है कि सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो ये चुनाव के लिए जो मैंने ध्रुवीकरण की एक राजनीति है, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे। दूसरा मैं बताऊं रिया, भारत का फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है कि आप भारत के किसी भी कोने में, बिल्कुल उत्तराखंड नहीं, किसी भी कोने में जाके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं, बस सकते हैं, राइट। तो जब एक मदरसा चल रहा है जिसको मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, कितने मदरसों के अंदर आपने कंप्यूटर लैब्स डेवलप करी? कितने मदरसों के अंदर आपने अभी तक मॉडर्नाइजेशन करा? 2014 में मोदी जी का एक भाषण मुझे याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक हाथ पे कुरान और एक हाथ पे लैपटॉप हो, मैं ऐसा मुस्लिम देखना चाहता हूं। तो भाजपा ये बताए कि उन्होंने कितने मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करा? एक भी नहीं। और जबकि मदरसा जो है, मुस्लिम कॉलोनी में चले जाओ पैनुली जी, जाओ मुस्लिम कॉलोनी में, आपको पता लग जाएगा कितना अच्छा, कितना 5 स्टार जो है। अरे रमन देखे, कमलेश जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत। कौन कितने मदरसे आपने डेवलप करे दिखा के बताओ। बोल रही हूँ कि आप देखो, आप सुनिए, आप पहले सुनना सीखो पहले। हमने सुन लिया, लेकिन पहले सुनना सीखो। गलत चीज क्या झूठ है क्या? कितने मदरसों को आपने मॉडर्नाइजेशन करा? कितने मदरसों को आपने मॉडर्नाइजेशन करा? आपने एक भी मदरसे को, कितने मदरसों को फंडिंग हुई बताइए? मुस्लिम कॉलोनी में जाए, मैं कह रही हूँ आपको कि जाओ और देखना कल जाके, बस। अरे कमलेश रमन जी, अगर आपको इसी तरीके से डिबेट करनी है तो पहले डिबेट के कुछ रूल सीख के आइए, बीच में मत बोलिए। आपको अगर डिबेट करनी नहीं आती है, अगर आपको डिबेट करने नहीं आती है, अगर डिबेट करनी नहीं आती है तो मत आया करो। पहले भाजपा के
उसमें सीख के आओ कि कैसे डिबेट होती है। फालतू यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा किसी का, आपका फालतू बर्दाश्त नहीं होगा। रिया जी इनकी आवाज डाउन करो, रिया जी इनकी नहीं सुनोगी। आप जाओ और रमन जी तमीज से, तमीज से आप तमीज में रहिए, आप तमीज में रहिए, तूता मत बोलिए। आपकी डिग्निटी है तो मेरी भी डिग्निटी है। आप खुद भी पहले तू से बात मत करिए रमन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कमलेश जी, पेनुली जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं चल पाएगा। कमलेश जी, आपको पूरा समय दिया था बोलने का, उस वक्त पर आपकी शिकायत शामिल नहीं हो रहे। कमलेश जी, मैम देखिए प्लीज, आप सीनियर प्रवक्ता है मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार पेनुली जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। इसी तरीके से डिबेट करना है तो ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से डिबेट करनी है तो बताइए। ठीक है पेनुली जी, आप भी सर प्लीज कूल डाउन थोड़ा। लेकिन मेरे बीच में अगर इंटरप्शन होगा रिया जी तो आप करवा लीजिए अपनी डिबेट। तुम अगर इंटरप्शन क्या कर लोगे तुम मतलब कमलेश जी मैम, कमलेश जी देखिए मैम, मैं आऊंगी एक एक करके, सबको मौका दे रही हूँ। बुलाया ही इसलिए गया ताकि सबकी बात सुनी जा सके, जनता तक पहुंचाई जा सके। एचएनएन उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैनल है सर। 70% टाइम में ये कमलेश रमन जी बोली हैं और फिर भी इंटरप्ट कर रही है। कमलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैम रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आऊंगी, एक बार पेनुली जी को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए फिर आएंगे, देखो रिया, फिर देखो इनको बोल दीजिए या तो चुप हो जाए या इनकी आवाज डाउन कर दें। बोलो क्या बोलना है तुम्हें, आपने बोलो भैया। बकना नहीं थे, फिर रमन जी फिर बकना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बकना? व्हाट डू यू मीन बाय बकना? कमलेश जी, पेनुली जी एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ। रिया अगर ऐसी डिबेट करनी है तो भैया नहीं सर, माफी चाहती हूँ मैं आपसे सर, आप रुकिए। कमलेश जी, मैम देखिए आप सीनियर प्रवक्ता है मैम, प्लीज थोड़ा लैंग्वेज, और मैम एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, एक बार उनका कंप्लीट हो जाए, मैं आऊंगी आपके पास। बोला कि आप मुस्लिम कॉलोनी में देखो रिया, देखिए मैम मैं समय दूंगी आपको पूरा, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस। मैम एक बार सुन लीजिए उनकी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोग्राफी बदली है, वो मानते हैं इस चीज को, लेकिन बीजेपी के जो तौर तरीके हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। जी पेनुली जी, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं कमलेश जी से जवाब लूं। देखिए बीजेपी जो डेमोग्राफी की बात कर रही है ना, 1950 का मूल निवास किसने हटाया? हमारा ऊपर का भू कानून किसने हटाया था? किसने दी थी डीएम को परमिशन कि अनलिमिटेड वो अपना जमीन अलॉट करे किसी को भी? यहाँ पे आकर डेमोग्राफी की बात करते हैं। यूसीसी किसी ने नहीं मांगा उत्तराखंड में, मूल निवास भू कानून मांगा था। ठीक है, अब बात जो मुस्लिम जो वो मदरसों की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, कितने मदरसे मॉडर्नाइजेशन हुए? हमें इसके विरोधी नहीं है कि उनको आप एनसीईआरटी या कुछ भी सिलेबस पढ़ाओ, उनको आगे करो, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 to 29 ये लिखा गया है कि जितने भी धार्मिक संस्थान होंगे वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के तौर पे जो हमारे विद्यालय होते हैं, जो हरिद्वार या ऋषिकेश में अभी ये कह रहे थे किसी भी धर्म का अपमान करना गलत है, ये कह रहे थे हिल के कौन सी पढ़ाई होती है। आप कभी वेद पाठियों को देखिए, कभी आप हरिद्वार में जाके जो धार्मिक शिक्षा लेते हैं हिंदू धर्म की, उनको देखिए वो कैसे पढ़ते, वो भी हिल के मंत्रोच्चार करते, वो हिल के और पूरी वाणी के साथ, पूरी धुन के साथ मंत्रोच्चार करते। कभी सुना है? देखो फॉल्स नैरेटिव भाजपा का सबसे बड़ा हथकंडा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो डेमोग्राफी की बात हो, सारा कुछ खुद खराब करती है। लेकिन पेनुली जी आप भी मानते हैं ना कि डेमोग्राफी बदली है, और अगर डेमोग्राफी बदली है, बीजेपी उस पर चिंता जताती है। बीजेपी का कहना है कि देवभूमि है उत्तराखंड, ऐसे में देवभूमि की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और अगर फिर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं उसको बचाने के लिए, चाहे वो लैंड जिहाद जैसा कानून हो, सख्त से सख्त धर्मांतरण कानून हो, वेरिफिकेशन अगर हो रहा है, मदरसों में भी वेरिफिकेशन हो रहा है, तो फिर उसमें विपक्षी सवाल उठाता है पेनुली जी। हाँ रिया मैं वही बता रहा हूँ कि भाजपा कैसा है। 1950 किसने खत्म करा? भाजपा ने। भू कानून 10 जिलों का किसने खत्म करा? भाजपा ने। त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने डीएम को अनलिमिटेड पावर दी। उसके बाद मैं बताता हूँ, यूसीसी के अंदर 1 साल वाले व्यक्ति को उतने ही अधिकार हैं जो मूल निवासी को है। अब बताइए कौन डेमोग्राफी चेंज कर रहा है? कौन पहाड़ के हकूकों पे ऊपर डाका डाल रहा है? अब बताइए कौन डेमोग्राफी चेंज करवा रहा है? डेमोग्राफी खाली हिंदू मुस्लिम नहीं है, डेमोग्राफी वो भी है जो नजदीकी राज्यों से यहाँ पे आए हैं।
फॉर दैट यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो लोग यहाँ बसे हैं, वो भी डेमोग्राफी चेंज है। देहरादून के आप जाइए तो सारे जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बनी है, सबके अंदर दिल्ली वालों के फ्लैट हैं, दिल्ली वाले यहाँ रह रहे हैं। हमें उससे दुख नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के मूल निवासी का हकूक है, जो मूल निवासी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूल निवासी का यहाँ पे हक है 1950, वो क्यों नहीं दे रहे हो? बाकी भारत के संविधान ने सबको आजादी दी है, वो कहीं भी जाके पढ़े, कहीं भी जाके रहें, कहीं भी जाके कमाएं। हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये बताएं कि यहाँ का मूल निवासी जो यहाँ 1950 में था, और ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें ये है राइट्स, तो ये भाजपा ने यहाँ का क्यों छीना? और जब यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस टाइम पे त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने एक डीएम को इतनी परमिशन दे दी, जो पहाड़ के पहाड़ दिख गए। यहाँ पहाड़ों को मूल निवासियों को पलायन हो गया, कोई सुविधा नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आज जो विद्यालय खाली होने की कमलेश रमन जी बहुत उससे बात कर रही थी कि सरकारी विद्यालय खाली हुए हैं, ये खाली हुए, वो खाली हुए, करवाने वाले कौन है? जब वहां का पलायन नहीं रुका, एक पलायन आयोग बना जो पलायन करके देहरादून आ गया। पलायन आयोग भी देहरादून। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, मैं समझ गई आपका प्रश्न। पंकज जी, रमन जी वो यही सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी इस वक्त पे कि जो 1950 के जो मूल निवासी हैं, जब उनके हक की बात आती है तब धामी सरकार चुप्पी साध लेती है। वैसे अगर चुनाव है, चुनाव से पहले जमकर डेमोग्राफी का ढिंडोरा पीटा जाता है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है रिया जी। भू कानून हमने देने का काम किया है। इनको शायद ना तो दिखाई देता है, ना ये देख पाते हैं। नहीं, कानूनों में सख्ती हुई है रमन जी, कानून में सख्ती जरूर हुई है, लेकिन भू कानून जिसकी मांग की जा रही है, क्या वो दे दिया आपने उत्तराखंड की जनता को? नहीं दिया। देखिए, जिसकी लड़ाई बरसों से चल रही थी, वो हमने देने का काम किया है भू कानून। आप इनको नहीं समझ का काम करा है पहले सकते हैं। और 1985 का हमने यहाँ लगा रखा है, जो भी यहाँ निवास कर रहे हैं। 1950 पूरे देश में 1950 है। 1950 तो आप कह रहे हैं कि जो 1950 से पूरे देश में लागू है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश में लागू है। निवासी होगा तो ये तो चलता आ रहा है। 1950 का ही मूल निवासी है। जो 1985 नहीं, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो यहाँ 50 का उसको मूल निवास का मिल रहा है। अब देखिए, अब ये समझ नहीं पाते हैं। 19 मूल निवास नहीं मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर मूल निवास नहीं मिल रहा है। वो मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम जो मदरसों के लिए या जो अन्य दूसरी जगह से यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, या जो स्कूलों में, भाई हम तो सबको एक समान शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। मैंने यही तो कहा पैनुली भाई से कि भाई आप मदरसों में अगर जाने की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम कॉलोनी में जाओ, और आप देखो कितना अच्छा लैब से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के तमाम बहुत सारे बच्चों के पूरे प्रदेश में कितने मदरसे हैं? और जहाँ पूरे प्रदेश में कितने मदरसे ऐसे हैं? पैनुली जी सुनिए मेरी बात को, अब थोड़ा सा इतना उत्साहित मत होइए। पूरे प्रदेश में कितने हैं? आप डेटा तो दो। जीरो। आप डेटा तो दो। आप डेटा तो दो। आप मदरसों को आप देखिएगा, जहां पर भी मदरसे बंद हो रहे हैं, वहां के मदरसों को किस तरीके से मॉडर्न किया जा रहा है, उन बच्चों को किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, उत्तराखंड का सिलेबस दिया जा रहा है, एनसीईआरटी। ठीक है, आपकी बात मानती हूँ मैं कमलेश जी, आपकी ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मदरसा बोर्ड को आपने भंग कर सीबीएसई के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर आप लाए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, उत्तराखंड बोर्ड के अंदर आप लाए हैं कमलेश जी, सवाल ये उठता है जिस तरह से मदरसों में, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है, बाहरी राज्यों से बच्चे आ रहे हैं, संविधान हक देता है ना उन बच्चों को कि आप जहां चाहे उस जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब ऐसे में इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अगर आप जांच भी कर रहे हैं, उसके बाद 23 से ज्यादा जो हरिद्वार के मदरसे हैं उनकी आप फंडिंग रोक देते हैं, 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना आप रोक देते हैं, इससे क्या समझा जाए कि बच्चों को आप उनके अधिकार से बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है उनसे वंचित किया जा रहा है ना मैम? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। उनको भी अधिकार है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, अच्छा भोजन खाने का, अच्छी ड्रेस पहनने का, अच्छी किताबों से शिक्षा लेने का, उनको भी पूरा अधिकार है। लेकिन जिन मदरसों को चिन्हित किया गया है उनमें यूके का जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो नहीं पढ़ाया जा रहा। उनको क्या सिखाया जा रहा है, वो बच्चे कहाँ से आए हैं, किसी के माता पिता को पता भी है या नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ही देहरादून में कितना बड़ा जो है गिरोह पकड़ा गया, और जो अभी एक आपने देखा जिसमें पूरा जो है पढ़ाई की जाती है, पीसीएस की पढ़ाई करवाई जा रही थी, वहां पर 40 लोग किस तरीके से उन बच्चों को या उन लड़कियों को गुमराह करके लाते हैं।
वो गिरोह भी तो पकड़ा गया है। तो क्या अगर सरकार जांच कर रही है और उन स्कूलों को एक अच्छी फंडिंग के साथ में मॉडल बनाने का काम कर रही है, बच्चों की शिक्षा से कोई गुरेज नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कांग्रेस तो कमलेश जी सवाल इस पर भी उठा रही है कि आप मदरसों की जांच कर रहे हैं, लेकिन आप उन यूनिवर्सिटीज की जांच नहीं कर रहे, उन्हें नहीं देख रहे जहां से बाहरी राज्यों से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए और गैंग वॉर कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को तब नुकसान नहीं हो रहा उससे। रिया जी देखिए, जो सरकार को शिकायत मिलती है, जो भी अपनी शिकायत को दर्ज कराता है, उसके ऊपर पूरी जांच होती है और बिना मानक के कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती, कोई हॉस्टल नहीं चल सकता, कोई स्कूल नहीं चल सकता, कोई मदरसा नहीं चल सकता। फिर मुझे समझ में ये नहीं आता कि मदरसों की अगर जांच होती है, मजार अगर अवैध टूट रही है, या हम जो है यहाँ पे धर्मांतरण को कानून ला रहे हैं, या हम काल नहीं चलाते, उससे इन विपक्षी दलों को परेशानी क्यों होती है? ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, के अंदर शांति बनी रहे, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज ना हो, क्या ये नहीं चाहते? ये भी तो यही चाहते होंगे ना, तो फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है? ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ मैम। ठीक है, के तहत उन लोगों को गुजरना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी बिष्ट जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है धाकड़ धामी के धाकड़ फैसले, पहले यूसीसी, उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई, जो मॉडल बाकी राज्यों में भी फॉलो करा गया, इसके साथ ही जिस तरह से अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, थूक जिहाद की बात हो, एक के बाद एक कई जो है फैसले धामी सरकार ने लिए, मदरसा बोर्ड भंग किया, और अब जिस तरह से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, मदरसों की भी जांच हो रही है, अचानक से वहां आखिर छात्रों की संख्या क्यों बढ़ गई। विपक्ष का आरोप है कि धामी सरकार चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 27 में चुनाव है, उससे पहले उन्हें ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है, ताकि हिंदू वोट एक मुश्त बीजेपी को मिले। लक्ष्मी जी, क्या आपको भी लगता है कि धामी सरकार ने जो एक के बाद एक फैसले या निर्णय लिए हैं, धामी जी की छवि भी अब धाकड़ धामी वाली बन गई है, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड को एक लैबोरेटरी बना दिया है ध्रुवीकरण की? रिया, पहले तो मैं देखिए, पैनोली जी ने जो अभी बात करी भू कानून की, मैं उसके बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ की हूँ और उत्तराखंड के मामले में अगर जो चीजें मांगे हमें चाहिए थी सरकार से, उसके मैं भी हमेशा उनके फेवर में रही हूँ और चाहती हूँ कि ऐसा एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में आए कि जो बाहरी राज्य से जो लोग कमलेश जी कह रहे हैं भू कानून ले आए हम। नहीं, देखिए वो तो कमलेश जी को भी पता होगा कि जिस चीज की डिमांड आज उत्तराखंड में है वो उत्तराखंड को नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब दूं तो अगर धामी जी ये काम कर रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेके आप अगर मैं ये कुमाऊं में नैनीताल या हल्द्वानी तक चली जाऊं, तो बीच में अगर आप कभी भी आप देखिए कि तो आपको रिया इतने सारे मंदिर आपको दिखेंगे कि आज वहां कोई दिया जलाने वाला नहीं है। ये मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ। आज कोई वहां पे हिंदू नहीं है कि उस मंदिर में कोई दिया जलाने वाला होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंड जिहाद किस तरह के होगा। पूरा गांव, पहले जब मंदिर बने हैं तो कहीं ना कहीं तो वहां पे हिंदू रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन आज वो बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो गई है। पूरे के पूरे गांव मंदिर कोई देखने वाला नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर सरकार कुछ फैसले इस तरफ से कदम उठा रही है तो निश्चित तौर पे वो सराहनीय कदम है। और जो उत्तराखंड की डिमांड भी है, आप हमारे चारों तरफ देखिए, आप देहरादून की अगर मैं सिर्फ बात करूं, आप पूरे देहरादून की तरफ देखिए कि किस तरह से आबादी कहां से कहां आ रही, ये पता ही नहीं कौन लोग आ रहे हैं। सिर्फ एक मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मुस्लिम भाई हमारे पहले से भी उत्तराखंड में थे, हमारे साथ बचपन से हम लोग साथ पड़ोसी रहे, पढ़े लिखे हैं साथ, उनका विरोध कभी नहीं है। लेकिन अगर अब ये अचानक से कहीं से लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड में इस तरीके से, रही बात जो अभी और बच्चे हरिद्वार में आए मदरसा की, तो इनकी जांच क्यों होनी चाहिए, क्या पता वो किस तरीके से उन बच्चों को लेके आई है। आप ये भी मानिए कि अगर जरूरी थोड़ी है उनके पेरेंट्स से पूछ के आई है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जांच अगर सरकार कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगर मदरसा अगर इंटरनल कोई उनमें कमियां हैं और सरकारी फंड ले रही हैं और उसमें अगर सरकार ने कुछ देखा होगा, उसमें आपत्ति आई होगी, तो निश्चित तौर पे उसको बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सही फैसला अगर सरकार का करे तो हम सरकार के बिल्कुल। डॉक्टर पंकज पैन्यूली जी, अगर गड़बड़ी पाई गई है, जी कमलेश जी आ रही हूँ 2 मिनट। पंकज पैन्यूली जी, अगर गड़बड़ी पाई गई है तो क्या राज्य सरकार का हक नहीं है जांच बैठाना?
देखिए ये उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर जांच मत करिए, उनको रेगुलेट तो मत धामी करिए। सरकार के हर फैसले को आप लोग धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? सवाल मेरा ये है, हर फैसले को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं रिया क्योंकि टाइमिंग हर चीज का मैटर करती है। अब देखिए 27 के चुनाव हैं, तो अब ये चीज आई, जब 24 के चुनाव थे तो उससे पहले अवैध मजारों की बात आई, ठीक है। ये टाइमिंग ये 2026 में क्यों, 24 में क्यों नहीं हुई? एक बात जो टाइमिंग की है उस पे। दूसरी बात, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी तो जांच करो कि देहरादून में 12 बजे के बाद क्यों बार खुल रहे हैं, क्यों एक आईजी और एक एसएसपी के बीच में टसल हो रहा है, क्यों चंपावत में एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप, और उसमें कौन इन्वॉल्व है रमन जी जानती होंगी, ठीक है। क्यों केसर थलवाल जैसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें हाईकोर्ट का जो कमेंट है उस पर्टिकुलर धर्मेंद्र रौतेला के ऊपर, वो आप देखिए। आज सतपुली में एक बच्चा पुलिस की त्रासदी से, पुलिस के उससे वो सुसाइड कर लेता है। सतपुली का लड़का जिसकी मामूली एक बाइक किसी पे टकराई थी और पुलिस ने इतना शोषण करा कि उसको मर जाना बेहतर लगा। क्या ये हमारे मुद्दे नहीं है? सही बात है, देहरादून के अंदर कितनी बार वेरिफिकेशन ड्राइव चलता है किराएदारों पे। ये मुस्लिम बस्ती, एक मिनट, ये मुस्लिम बस्ती की बात कर रही थी जहां पे कि आप बोलिए कि देखिए मॉडर्नाइजेशन हो गई। उस मुस्लिम बस्ती में कितनी बार वेरिफिकेशन ड्राइव चली, कितने किराएदारों का सत्यापन हुआ। सहारनपुर, बिजनौर और इधर के जो हमारे लगते हुए वो हैं, वो कितने लोगों का वेरिफिकेशन है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 30% भी वेरिफिकेशन नहीं है। कमलेश जी वो सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पर कि ठीक चुनाव से पहले आखिर ऐसा कुछ फैसला ले आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि जनता जो है उसे लगे कि हाँ पोलराइज हो गया है, यहाँ पर हिंदुओं के लिए जो है फैसले लिए जा रहे हैं। सवाल टाइमिंग पर भी, और सवाल जिस तरह से लक्ष्मी जी ने भी उठाया, उत्तराखंड की जनता की जो मूल समस्याएं हैं, जनता चाहती है भू कानून आए, जनता चाहती है 1950 के जो निवासी है उन्हें उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। पलायन एक ऐसी समस्या है उत्तराखंड में जिसका जिक्र लक्ष्मी बिष्ट जी ने किया कि जो है सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए, पलायन रुके उसके लिए क्या कुछ किया। और पलायन ऐसी समस्या नहीं है जो आज है, बरसों से है उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में रोजगार डेवलप हो, जनता वहीं उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धामी सरकार कुछ ऐसे मुद्दे ले आती है जिससे उसे पता है आसानी से ध्रुवीकरण होगा, एक मुश्त हिंदू वोट हमें मिलेगा, जैसा प्रयोग आपने बंगाल में किया? नहीं रिया जी, अगर टाइमिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिएगा कंटिन्यू लगातार सरकार ऐसे फैसले ले रही है, सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, अतिक्रमण को हटाने से लेकर और कालनेमी चलाने तक। कोई चुनाव नहीं है उस वक्त, जब हमने कालनेमी चलाया कोई चुनाव नहीं था, जब हमने मजारे हटाए कोई चुनाव नहीं था। लेकिन आप मुझे बताइए कि कब तक आप सहेंगे सारी चीजों को? चुनाव के नाम पर रुक जाओ, ये चुनाव आ रहा है इसके नाम पे रुक जाओ, लोकसभा चुनाव आ रहा है इसके नाम पे रुक जाओ, तो ये कब तक आप रुकेंगे? कहीं ना कहीं तो आप शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और ये लगातार चल रही है। इसमें लक्ष्मी बिष्ट जी भी बता देंगे, और आप भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो कालनेमी चक्र जो चल रहा है, इनके खिलाफ जो गलत काम करते हैं, ये लगातार चल रहा है। चाहे इसमें अपनी लैंड की हम बात करें जो हमने अतिक्रमण हटाए हैं, चाहे हम इसमें धर्मांतरण कानून से संबंधित कोई बात करें, चाहे यूसीसी से संबंधित बात करें, हमने लगातार इसमें कार्रवाई करी है। आप दूसरी बात आती है, आप मजे की बात आप देखिए रिया जी कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई होती है, हमारे जो माइनॉरिटी की बहनें हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो कोई एक सड़क पर आकर के ये नहीं कहता कि हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, जबकि वो ये कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा किया, हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, सर्विस पे लगेंगे। वो ये कह रहे हैं। अब दिक्कत किनको हो रही है आप ये भी तो देखिए, नजर दौड़ाइए। दिक्कत केवल विपक्षियों लोगों को हो रही है, उन लोगों को नहीं हो रही है जिनके साथ ये सब चीजें चल रही है। वो तो नहीं कह रहे कि हमारा शोषण हो रहा है, वो तो नहीं कह रहे हमारे साथ जो है तुष्टीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। हम 70 साल तक यहाँ पर अशिक्षित रहे, हमें जो है एक वोट बैंक बना करके रखा, तो आज अगर कार्रवाई हो रही है तो वो लोग खुश हैं। महिलाओं को जब 3 तलाक में राहत देने का काम किया तो उन महिलाओं ने, चाहे भले उनका पति ना, ठीक है, समय कम है, मैं जल्दी से सवाल ले लूं लक्ष्मी बिष्ट जी से।
ठीक है कमलेश जी। लक्ष्मी जी, धामी सरकार के एक के बाद एक जो फैसले हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, धामी सरकार के फैसले क्या ध्रुवीकरण करने का एक तरीका, चुनाव से पहले जनता को साधने का, हिंदू वोटर्स को साधने का ये तरीका, या फिर सचमुच डेमोग्राफी जो बदल रही है उसकी टेंशन है सरकार को? नहीं, देखिए ये टाइमिंग का मैनेजमेंट हो सकता है रिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। ये जब से सरकार आई है तब से हम देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। और क्योंकि समय की मांग है और ये चीजें जब बढ़ रही हैं तो सरकार को निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला अभी आया है तो सरकार अभी ही करेगी। पहले भी आए हैं कुछ मुद्दे तो सरकार ने निपटाए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत है। जी 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 कमलेश जी। लक्ष्मी जी, एक और सवाल था, अभी 1 सेकंड लूंगी, ज्यादा नहीं। अभी जो कहा कि जो हमारी वो बहन चंपावत में जिसका हुआ, उसका अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है शाम को, रेप नहीं हुआ है। नहीं हुआ है कमलेश जी, मैंने पढ़ा है मैंने। विपक्षी लोगों की थी, पुतले फूंक, ये फूंक, फलाना है फलाना है, तो नहीं हुआ। कम से कम थोड़ा सा पेशेंस और सब्र के साथ मुझे लगता है देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर पंकज पेन्यूली जी, सर बताइए, अब चंपावत वाली बात पर भी उन्होंने आपको जवाब दे दिया। सर ऐसे कैसे, जनता तो ये समझेगी ना कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जो असल मुद्दे हैं वो विपक्ष नहीं उठाता, चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो। पॉजिटिव राजनीति तो आप लोग करते कहां है? नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव। सर अभी चंपावत वाली बात पर आपको कमलेश जी ने जवाब दिया, लक्ष्मी जी यहाँ पर है। चंपावत वाली बात पर मैं जवाब देता हूं इनको कि चंपावत में जो पहले आई थी चीजें, वहां के एसएसपी का बयान था, तो विपक्ष भी तो जल्दबाजी करता है, इसका मतलब जी। तो एसएसपी, जब वहां के एसपी का बयान है तो उससे ज्यादा वेरिफिकेशन क्या जरूरत है? जब एसपी बयान दे रहा है, 3 लोगों के नाम दे रही है वो, आज उनका उसमें है ये रेडियो पे FM 93.5 रेड FM पे आप चाहिए उनका बयान देखिए, आज सुबह के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया है। ठीक है, ये नारी बंधन बिल के लिए जो भाजपा की महिला मोर्चा जो है, जो सड़कों पे रुदाली कर रही थी, वो अंकिता भंडारी के टाइम पे कितनी बार बाहर आई, या ऐसे किसी मामले में कितनी बार बाहर आई वो? आप बताइए, भाजपा की महिला मोर्चा है? या फिर उत्तराखंड की, तो ऐसे कह रहे हैं बीजेपी के किसी नेता ने अंकिता भंडारी के परिजनों से जाकर मुलाकात ही नहीं करी, आप तो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। महिला मोर्चा नारी बंधन की बात करने वाली, नारी बंधन की बात करने वाली भाजपा, वो अंकिता भंडारी महिला मोर्चा जो उनका है, कितनी रैलियां निकाली आप ये बताइए? हम रैली क्यों कितनी रैलियां निकाले, कितनी क्या करी? और सुनिए उस मामले में कमलेश जी, सुनिए, आप बताओ ना। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ रोक रही हूँ सर, समय इतना ही है मेरे पास। उत्तराखंड सरकार के फैसले पर विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है, आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने पहले मदरसा बोर्ड को भंग किया और अब सभी मदरसों की जांच की जा रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार में कुछ मदरसों को सीज भी किया गया है, फंडिंग भी रोकी गई है और पीएम योजना भी बंद की गई है। अब इसी को लेकर सियासी पारा हाई है। विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार यानी धाकड़ धामी ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे तुष्टीकरण किया जा सके और ध्रुवीकरण किया जा सके, यानी चुनाव को साधने के लिए ऐसे फैसले जनता को प्लीज करने के लिए लिए जा रहे हैं। हालांकि अब वक्त बताएगा कि ये जो मुद्दे हैं जो धामी सरकार उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, कौन सा मुद्दा जनता के बीच कितनी वेटेज रखता है। इसी के साथ क्वेश्चन आवर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।